स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। आज स्टडी करने जा रहे हैं क्लास 9th के अंतर्गत साइंस में बायोलॉजी को, जिसमें आप लोगों ने स्टडी किया है अभी तक कोशिका के जो भाग होते हैं, पार्ट ऑफ द सेल, उसके बारे में स्टडी कर रहे हैं। अभी तक आप लोगों ने स्टडी किया है कोशिका आवरण से संबंधित, उसके बाद जीव द्रव्य से संबंधित आप लोगों ने स्टडी कर लिया है। आगे आप लोगों को कोशिकांग के बारे में पढ़ना है। तो आज का हमारा टॉपिक होगा कोशिकांग। थर्ड टॉपिक है कोशिकांग। कोशिकांग जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं सेल ऑर्गेनल्स। सेल ऑर्गेनल्स। कोशिकांग क्या होते हैं, कहाँ स्थित होते हैं, इसके बारे में स्टडी करेंगे। तो याद रखेंगे स्टूडेंट्स, कोशिका द्रव्य में नलिका रूपी संरचना तैरती हुई दिखाई देती हैं, जिसको हम लोग कोशिकांग कहते हैं। कोशिका द्रव्य में नलिका रूपी संरचनाएं तैरते हुए दिखाई देती हैं, जिसे हम लोग कोशिकांग कहते हैं। लिख सकते हैं, कोशिका द्रव्य में 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 नलिकाकार संरचना तैरती हुई दिखाई देती है। तैरती हुई दिखाई देती हैं, जिन्हें कोशिकांग कहते हैं। कोशिकांग कहते हैं। तो आप लोगों ने देखा स्टूडेंट्स कि जो कोशिका द्रव्य होता है, उसमें नलिकाकार संरचनाएं तैरती हुई दिखाई देती हैं, जिन्हें हम लोग कोशिकांग कहते हैं। अब यह जो कोशिकांग होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। जो कोशिकांग होते हैं दो प्रकार के होते हैं, तो इसको भी आप लोग लिख लेंगे। कोशिकांग दो प्रकार के होते हैं। पहला द्विकला युक्त कोशिकांग,
द्विकला युक्त कोशिकांग और दूसरा एकल कला युक्त कोशिकांग। एकल कला युक्त कोशिकांग। तो आप लोगों ने देखा कोशिकांग दो प्रकार के होते हैं, द्विकला युक्त कोशिकांग, एकल कला युक्त कोशिकांग। जब हम कोशिका का फ्लो चार्ट बनाया था कोशिका के भागों का, तो उसमें हम आपको बता रखे हैं कि द्विकला युक्त कोशिकांग कौन कौन होते हैं और एकल कला युक्त कोशिकांग कौन कौन होते हैं, उनके बारे में विस्तार से आपको स्टडी करना है। हम बता देते हैं कि द्विकला युक्त कोशिकांग होते हैं जिनका बाहरी आवरण 2 लेयर से होता है, 2 आवरण से घिरा होता है, अर्थात यह द्विकला अर्थात 2 आवरण से घिरे होते हैं। ये कोशिकांग द्विकला युक्त कोशिकांग 2 आवरण से घिरे होते हैं, जबकि एकल कला युक्त कोशिकांग एक ही आवरण से घिरा होता है। तो अब इसके बारे में हम स्टडी करने जा रहे हैं, द्विकला युक्त कोशिकांग। तो इसको मिटा देते हैं। पहला हम स्टडी करेंगे द्विकला युक्त कोशिकांग। इसको कहते हैं डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल्स। डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल्स मतलब 2 कला से घिरे हुए जो कोशिकांग होते हैं उनके बारे में हम स्टडी करेंगे, कौन कौन होते हैं। इसमें आप देखेंगे कि कौन कौन आते हैं। तो पहला आता है केंद्रक, दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया, तीसरा लवक, चौथा गाल्जी काय, पांचवा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके बारे में हम स्टडी करेंगे विस्तार से आगे इसी के अंतर्गत। तो हम पहले स्टार्ट करते हैं किससे, केंद्रक से। तो पहला कोशिकांग है स्टूडेंट्स जिसका नाम है केंद्रक। द्विकला युक्त कोशिकांग में पहले आएगा केंद्रक। केंद्रक क्या होता है, क्या पाया जाता है, खोज किसने की थी, यहाँ पर अब स्टडी हम लोग करेंगे विस्तार से। न्यूक्लियस केंद्रक। तो आप लोगों ने देखा कि एक हमने कोशिकांग का नाम लिखा है यहाँ पर जिसका नाम है केंद्रक। सबसे पहले केंद्रक का एक डायग्राम खींच लेते हैं, तब उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो मेरे साथ में आप लोग भी डायग्राम बनाएंगे, देखेंगे। देखेंगे जगह जगह छिद्र पाया जाता है तो उसको भी हम बना लेते हैं।
तो आप लोगों ने देखा, हमने एक केंद्रक का चित्र, केंद्रक का डायग्राम आपके सामने बनाने जा रहे हैं। इसके मध्य में केंद्रिका होती है, तो इसके मध्य भाग में यहाँ कह सकते हैं एक केंद्रिका होती है। केंद्रिका होती है, इसमें भी द्रव्य भरा होता है। ऐसा केंद्रिका हो गई। इसमें क्रोमेटिन थ्रेड होते हैं, इसमें ऐसे क्रोमेटिन थ्रेड होते हैं। क्रोमेटिन थ्रेड होते हैं और इसमें एक द्रव्य पाया जाता है जिसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। यह हो गया न्यूक्लियस। और याद रखेंगे इस न्यूक्लियस से अंतःप्रत्रवी जालिका भी जुड़ी होती है, तो उसको भी बना लेते हैं। देख रहे हैं स्टूडेंट्स, अंतःप्रद्रवी जालिका भी जुड़ी होती है केंद्रक से। यह अंतःप्रद्रवी जालिकाएं जुड़ी होती हैं केंद्रक के चारों ओर। यहाँ भी बना देते हैं। तो आप लोगों ने देखा केंद्रक की चारों अंतःप्रद्रवी जालिकाएं होती हैं। ये भी दो प्रकार की होती हैं, एक रफ होती हैं, तो रफ बना देते हैं, यहाँ पर राइबोसोम के कण लग जाते हैं तो रफ हो जाती हैं। यहाँ राइबोसोम के कण इसके वाह लेयर से जुड़ जाते हैं, तो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जिससे नहीं जुड़े होते हैं वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाते हैं। तो इधर आधे भाग में बना देते हैं, आधे भाग में रहने देते हैं समझने के लिए। अर्थात कह सकते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जिस भाग से राइबोसोम जुड़ जाते हैं तो हो जाते हैं खुरदरी। इनकी भित्तियाँ क्या हो गई? खुरदरी। अब इनको कहा जाता है RER। यदि फुल नेम जाना बता दें आपको तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
जिसमें राइबोसोम नहीं लगे हुए हैं, इसको कहा जाता है SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो आप लोगों ने देखा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार का, एक रफ है, एक स्मूथ। बीच में यह केंद्रिका होती है, नामकरण कर देते हैं। बीच में यह आप देख रहे केंद्रक के बीच में यह केंद्रिका होती है, केंद्रिका। केंद्रिका जिसको न्यूक्लियोलस कहते हैं, न्यूक्लियोलस। यह न्यूक्लियोप्लाज्म होता है जिसको हम लोग केंद्रक द्रव्य कहते हैं। केंद्रक द्रव्य इंग्लिश में न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं या न्यूक्लियोसाइट भी कहते हैं। आगे इसके बारे में देखेंगे कि यह दो आवरण से घिरा होता है। देख रहे हैं दो आवरण युक्त है, पढ़ भी रहे हैं। तो दो आवरण में एक बाह्य आवरण, एक अंतः आवरण हो जाएगा। केंद्रक का दो आवरण है, एक बाहरी आवरण, एक अंतः आवरण। यह राइबोसोम हो गए स्टूडेंट्स, राइबोसोम, राइबोसोम, ये राइबोसोम हो गए। इसके बाद क्रोमेटिन धागे ये देख रहे हैं, ये कहलाते हैं क्रोमेटिन धागे। क्रोमेटिन धागे, क्रोमैटिन थ्रेड या क्रोमेटिन फाइबर भी कहा जाता है इन्हें। तो आप लोगों ने देखा केंद्र की स्ट्रक्चर के बारे में। तो इसको हम कहते हैं केंद्रक आवरण। यह जो होता है केंद्रक आवरण है, केंद्रक आवरण। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गई, डबल लेयर्ड होती हैं। तो ये रहा केंद्रक से संबंधित स्ट्रक्चर, और इसके बारे में अब विस्तार से यहाँ पढ़ेंगे। तो याद रखेंगे केंद्रक के बारे में आप लोगों ने देखा कि केंद्रक जो होता है कोशिका द्रव्य में, कोशिका द्रव्य के मध्य में स्थित होता है। तो इसके बारे में अब आप लोग नोट कर सकते हैं कि कोशिका के जीव द्रव्य का वह मुख्य भाग जो आकार में गोल अंडाकार घने गहरे रंग की रचना है, जिसे केंद्रक कहते हैं। तो केंद्रक के बारे में नोट कर सकते हैं कि कोशिका के जीव द्रव्य में, कोशिका द्रव्य में, कोशिका द्रव्य में, कोशिका द्रव्य में नलिका, कोशिका के कोशिका द्रव्य में द्रव्य का वह मुख्य भाग कोशिका के कोशिका द्रव्य का वह मुख्य भाग जो आकार में गोल अंडाकार, जो आकार में गोल भी हो सकता है, स्टूडेंट देख भी रहे हैं, गोल
अंडाकार भी हो सकता है, अंडाकार, गोल, अंडाकार, घने गहरे रंग की रचना है, घने गहरे रंग की रचना है, रंग की रचना है, रचना है, केंद्रक कहलाता है, केंद्रक कहलाता है, कहलाता है। तो आप लोगों ने देखा कोशिका के कोशिका द्रव्य का वह मुख्य भाग जो आकार में गोल, अंडाकार, घने गहरे रंग की रचना है, केंद्रक कहलाता है। तो केंद्रक के बारे में आप लोगों ने स्टडी किया। अब देखते हैं कि केंद्रक की खोज किसने की थी। अगला टॉपिक होगा हमारा केंद्रक की खोज, केंद्रक की खोज। तो याद रखेंगे स्टूडेंट्स, डिस्कवर ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस याद रखेंगे। केंद्रक की खोज, केंद्रक की खोज, केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक, रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने, नामक वैज्ञानिक ने सन 1831 ईस्वी में, सन 1831 ईस्वी में की थी। तो आप लोगों ने देखा केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने नामक वैज्ञानिक ने सन 1831 ईस्वी में की थी। तो ये केंद्रक की खोज हो गई। ये भी पूछा जाता है एग्जाम में बार बार, आप लोग याद रखेंगे। अब बच्चों देखेंगे कि केंद्रक में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। तो इतना भी याद रखेंगे कि एक कोशिका में एक ही केंद्रक पाया जाता है। इसकी मुख्य बातें लिख लेंगे केंद्रक के बारे में कि केंद्रक में एक कोशिका में केवल एक ही केंद्रक पाया जाता है, आप लोगों ने देखा कि एक कोशिका में मात्र एक ही केंद्रक पाया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब इसके बारे में हम और डिटेल से इसके बारे में स्टडी करें। मिटा दें इसको। पॉइंट दे दें इसके बारे में, आप जानेंगे इसकी मेन चीज़ों के बारे में। केंद्रक जो होता है किस किस चीज़ से मिलकर बना होता है। तो केंद्रक में आगे स्टार बनाकर लिख सकते हैं। केंद्रक में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो प्रोटीन होता है 70%, प्रोटीन 70% होता है। फास्फोलिपिड्स 'फास्फोलिपिड्स कितना होता है स्टूडेंट्स। तो फास्फोलिपिड 3 से 5% होता है, 3 से 5% होता है। और देखते हैं क्या पाया जाता है। डीएनए 10% पाया जाता है, डीएनए
10% पाया जाता है, तथा आर्यन ने 2 से 3% पाया जाता है, 2 से 3% पाया जाता है, पाया जाता है। तो आप लोगों ने देखा केंद्रक में प्रोटीन 70%, फास्फोलिपिड 3 to 5% एंड डीएनए 10% एंड आरएनए 2 to 3% अवेलेबल होता है, पाया जाता है। अब केंद्रक के भागों के बारे में पढ़ेंगे। तो अब यहाँ से पढ़ेंगे केंद्रक के भाग, इसके कितने भाग होते हैं। तो आगे का हमारा टॉपिक होगा केंद्रक के भाग। केंद्रक के भाग, केंद्रक के भाग, पार्ट्स ऑफ न्यूक्लियस। याद रखेंगे केंद्रक के भाग में आप पढ़ेंगे कि केंद्रक के कौन कौन से भाग होते हैं। तो पहला आएगा केंद्रक कला, केंद्रक काला, जिसको हम लोग केंद्रक आवरण भी लिखे हैं, इसी को कहा जाता है केंद्रक कला। तो हम इसको केंद्रक कला लिख सकते हैं आवरण को हटाकर, केंद्रक कला, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। पहला भाग होता है केंद्रक कला। दूसरा भाग होता है केंद्रक द्रव्य, दूसरा भाग पढ़ेंगे आप लोग केंद्रक द्रव्य के बारे में। तीसरा भाग के बारे में पढ़ेंगे जिसको हम लोग केंद्रिका कहते हैं। तो यहाँ तीसरा भाग जो होता है केंद्रक का, केंद्रिका कहते हैं। और चौथा भाग होता है क्रोमेटिन धागे। इन सब के बारे में हम पॉइंट दे देकर स्टडी करेंगे। तो सबसे पहला भाग है जो केंद्रक का, वो केंद्रक कला है। तो पहले भाग के बारे में स्टडी करेंगे, केंद्रक कला, केंद्रक कला। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में स्टडी करेंगे। तो आपको इतना पता है कि यह केंद्रक द्रव्य को चारों ओर से पैक करके रखता है, मतलब घेर कर रखता है। कौन? केंद्रक कला। तो आप लोगों ने देखा यहाँ केंद्रक के भाग में हम पढ़ रहे हैं केंद्रक कला के बारे में। जो केंद्रक में उपस्थित केंद्रक द्रव्य है उसको चारों ओर से घेरे रखता है। याद रखेंगे स्टूडेंट्स इन सारी चीज़ों को। यह दोहरी लिखेंगे इसके बारे में पॉइंट स्टार बनाकर। पहला लिखेंगे, यह दोहरी झिल्ली की बनी होती है। यह दोहरी झिल्ली की बनी होती है, की बनी होती है, बनी होती है। देख रहे हैं, देखते भी चलेंगे। एक लेयर, दो लेयर, एक झिल्ली, दो झिल्ली। यह कला दोहरी झिल्ली से, दो झिल्ली से बनी होती है। तो यही आप लोग लिख भी रहे हैं, यह दोहरी झिल्ली की बनी होती है तथा केंद्रक को चारों ओर से, तथा केंद्रक को क्या करती है? चारों ओर से घेरे रखती हैं। तो लिख सकते हैं, तथा केंद्रक के चारों ओर एक आवरण बना कर रखती हैं। तथा केंद्रक के चारों ओर, केंद्रक के चारों ओर, चारों ओर एक आवरण बनाकर रखती हैं, बनाकर रखती हैं। तो आप लोगों ने देखा, यह दोहरी झिल्ली की बनी होती है तथा केंद्रक के चारों ओर, केंद्रक के चारों ओर एक आवरण बनाकर रखती है। दूसरा पॉइंट देकर लिखेंगे स्टार बनाकर। दूसरा पॉइंट, इसके बारे में क्या हो सकता है? तो दूसरा पॉइंट है, यह दोहरी झिल्ली किसकी बनी होती है?
लिपोप्रोटीन की। यह दोहरी झिल्ली, यह जो दोहरी झिल्ली होती है केंद्रक कला, यह दोहरी झिल्ली लाइपोप्रोटीन भी कहते हैं, लाइपोप्रोटीन से बनी होती हैं, बनी होती हैं। तो यह दोहरी झिल्ली यहाँ छूट गया है, यह दोहरी झिल्ली, यह दोहरी झिल्ली लाइपोप्रोटीन या लिपोप्रोटीन की बनी होती है। क्लियर हुआ? तो ये भी पूछा जा सकता है कि केंद्रक कला किसकी बनी होती है, तो लिपोप्रोटीन या लाइपोप्रोटीन। अगला लिखेंगे स्टार बनाकर। अगला इसके बारे में इंपॉर्टेंट चीजें लिखेंगे कि केंद्रक कला के मध्य में केंद्रक छिद्र पाया जाता है। यह जो देख रहे हैं स्टूडेंट्स, यह कहलाता है केंद्रक छिद्र, केंद्रक छिद्र। तो आप लोगों ने देखा केंद्रक कला के मध्य में जगह जगह छिद्र पाए जाते हैं, तो लिख सकते हैं केंद्रक कला के मध्य में केंद्रक छिद्र भी पाया जाता है, केंद्रक छिद्र पाया जाता है, केंद्रक छिद्र पाया जाता है। तो इसी केंद्रक छिद्र से प्रोटीन और आरएनए अंदर बाहर आते जाते रहते हैं। तो लिख सकते हैं जिसके द्वारा आरएनए व प्रोटीन आ जा सकते हैं, जिसके द्वारा आरएनए व प्रोटीन आ जा सकते हैं, अंदर बाहर आ जा सकते हैं, सकते हैं। तो आप लोगों ने देखा केंद्रक कला के मध्य में बीच बीच में क्या होता है, केंद्रक छिद्र होता है, जिसके द्वारा पदार्थ, कौन पदार्थ, तो प्रोटीन व आरएनए अंदर बाहर आ जा सकते हैं। अगला पॉइंट लिख सकते हैं, अगला पॉइंट पढ़ेंगे किसके बारे में, केंद्रक कला के बारे में। इतना ही रहने देते हैं। कितने पॉइंट, 3 पॉइंट बहुत काफ़ी है इसके लिए। यह दोहरी झिल्ली की बनी होती है तथा केंद्रक को चारों ओर से घेर कर रखती है, बाइंड करके रखती है। दूसरा, यह दोहरी झिल्ली लिपोप्रोटीन की बनी होती है और केंद्रक कला के मध्य में जगह जगह छिद्र पाए जाते हैं, जिससे कुछ पदार्थ आरएनए व प्रोटीन अंदर बाहर आ जा सकते हैं। अब दूसरा भागों के बारे में लिखेंगे केंद्रक कला के बाद। केंद्रक कला के बाद दूसरा है स्टूडेंट्स जिसको केंद्रक द्रव्य कहते हैं। तो केंद्रक द्रव्य के बारे में अब पढ़ेंगे। अगला टॉपिक है हमारा केंद्रक द्रव्य। केंद्रक द्रव्य जिसको हम लोग न्यूक्लियोप्लाज्म और न्यूक्लियोसाइब भी कहते हैं। न्यूक्लियोसाइब याद रखेंगे। न्यूक्लियोप्लाज्म और न्यूक्लियोसाइब क्या है, तो इसके बारे में मेन पॉइंट लिख सकते हैं, मुख्य मुख्य बातें लिखेंगे। पहला कि यह न्यूक्लियोप्रोटीन का बना पारदर्शी तरल पदार्थ है। यह न्यूक्लियोप्रोटीन का बना, यह न्यूक्लियोप्रोटीन का बना
पारदर्शी, पारदर्शी तरल पदार्थ है, पारदर्शी तरल पदार्थ है, पदार्थ है। तो आप लोगों ने देखा यह न्यूक्लियोप्रोटीन का बना तरल पारदर्शी पदार्थ है। अगला पॉइंट लिखेंगे इसके बारे में। अगला पॉइंट, यह केंद्रक झिल्ली से घिरा अर्ध ठोस, यह केंद्रक झिल्ली से घिरा, यह केंद्रक झिल्ली से घिरा, केंद्रक झिल्ली से घिरा अर्धठोस, अर्धठोस, अर्धठोस प्रोटीन से बना चिपचिपा पदार्थ है, प्रोटीन से बना चिपचिपा पदार्थ है, चिपचिपा पदार्थ है, पदार्थ है। अगला पॉइंट इसके बारे में लिखेंगे, केंद्रक द्रव्य में केंद्रिका क्या क्या होते हैं इसमें, तो देखेंगे केंद्रक द्रव्य में केंद्रिका, क्रोमेटिन, धागे होते हैं। तो लिखेंगे केंद्रक द्रव्य में, केंद्रक द्रव्य में, द्रव्य में केंद्रिका, केंद्रिका, केंद्रक द्रव्य में केंद्रिका, क्रोमेटिन, धागे, क्रोमेटिन धागे, क्रोमेटिन धागे, खनिज लवण, खनिज लवण, खनिज लवण और क्या क्या होते हैं, आर्यन्य आदि पाए जाते हैं, आर्यन्य आदि पाए जाते हैं, पाए जाते हैं। तो आप लोगों ने देखा केंद्रक द्रव्य में केंद्रिका, क्रोमेटिन धागे, खनिज लवण, आर्यन्य आदि पाए जाते हैं, जो आप देख रहे हैं। ठीक है, तो अब तीसरा पॉइंट हम पढ़ेंगे किसके बारे में, केंद्रिका के बारे में। ये किसके बारे में आप लोगों ने अभी पढ़ा, केंद्रक द्रव्य के बारे में। तो तीसरा हमारा पॉइंट होगा जिसको कहते हैं केंद्रिका। तो केंद्रिका के बारे में स्टडी करेंगे। केंद्र के भाग पढ़ रहे हैं जिसमें आप लोगों ने दो चीज़ों को पढ़ा, केंद्रक झिल्ली या केंद्रक कला और किसके बारे में, केंद्रक द्रव्य के। अगला हम पढ़ रहे हैं किसके बारे में, केंद्रिका के बारे में, न्यूक्लियोलस के बारे में, न्यूक्लियोलस। देखेंगे केंद्रिका क्या होती है, इसका कार्य क्या होता है। तो केंद्रिका, केंद्रक के अंदर एक या दो केंद्रिकाएं होती हैं। तो लिख सकते हैं केंद्रक के अंदर, केंद्रक के अंदर एक या दो केंद्रिकाएं होती हैं, केंद्रिकाएं होती हैं, होती हैं। तो आप लोगों ने देखा एक केंद्रक के अंतर्गत एक या दो केंद्रिकाएं होती हैं। यह केंद्रक द्रव्य में एक छोटी गोलाकार अंडाकार रचना होती है। यह केंद्रक के अंदर, केंद्रक द्रव्य में, यह केंद्रक द्रव्य में, केंद्रक द्रव्य में, यह केंद्रक द्रव्य में, केंद्रक द्रव्य में एक छोटी गोलाकार, एक छोटी गोलाकार, गोलाकार
अंडाकार, गोलाकार या अंडाकार रचना होती है, रचना होती है। तो केंद्रिका के बारे में आप लोगों ने देखा, केंद्रक के अंदर एक या दो केंद्रिकाएं होती हैं। यह केंद्रक में एक छोटी गोलाकार या अंडाकार रचना होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें क्या क्या होता है तो याद रखेंगे। यह प्रोटीन कितना परसेंट पाया जाता है? 85%। 85%। यह प्रोटीन डीएनए 5%, डीएनए और आरएनए 10% के साथ बनी होती हैं, के साथ बनी होती है, बनी होती है। तो आप लोगों ने देखा कि किसकी बनी होती है यह केंद्रिका। तो प्रोटीन सबसे ज़्यादा 85% होता है, डीएनए 5% होता है और आरएनए 10% इसमें उपस्थित होता है। इन तीनों से यह निर्मित होती हैं। अगला भाग पढ़ेंगे केंद्रिका के बाद, जिसका नाम है चौथा, आप लोग देख ही रहे हैं, क्रोमेटिन धागे के बारे में। तो क्रोमेटिन धागे क्या होते हैं इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो चौथा पॉइंट देखेंगे स्टूडेंट, क्रोमेटिन धागे। क्रोमेटिन धागे, इसको हम लोग कहते हैं क्रोमेटिन थ्रेड और क्रोमेटिन फाइबर। तो इसके बारे में देखेंगे। यह जो धागे नुमा संरचना देख रहे हैं इसको क्रोमेटिन धागे या क्रोमेटिन थ्रेड कहते हैं। इसके बारे में नोट कर लेंगे। यह केंद्रक का महत्वपूर्ण भाग होता है, यह केंद्रक का महत्वपूर्ण भाग होता है, महत्वपूर्ण भाग है, यह केंद्रक का महत्वपूर्ण भाग है। अगला पॉइंट लिखेंगे, यह अनेक कुंडलित धागों से बना होता है, यह अनेक कुंडलित धागे से निर्मित होता है। अगला पॉइंट लिखेंगे इसके बारे में। अगला पॉइंट, ये धागे एक दूसरे के ऊपर फैलकर, ये धागे एक दूसरे के ऊपर फैलकर एक दूसरे के ऊपर फैलकर जालनुमा रचना बनाते हैं, जालनुमा रचना बनाते हैं। तो आप लोगों ने देखा ये धागे जो होते एक दूसरे के ऊपर इतना फैल जाते हैं कि जालनुमा रचना दिखाई देती है, लगता है कि जाल है। अगला पॉइंट लिखेंगे इसके बारे में। अगला पॉइंट है, प्रत्येक क्रोमेटिन धागे
क्रोमेटिन धागे, क्रोमेटिन धागे, प्रत्येक क्रोमेटिन धागे एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं और सिकुड़कर, और सिकुड़कर, सिकुड़कर, सिकुड़कर छोटे व मोटे हो जाते हैं, छोटे व मोटे हो जाते हैं, हो जाते हैं, जिन्हें गुणसूत्र कहते हैं, जिन्हें गुणसूत्र कहते हैं, क्रोमोसोम कहते हैं, गुणसूत्र कहते हैं। तो आप लोगों ने देखा प्रत्येक क्रोमेटिन धागे एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और सिकुड़कर छोटे व मोटे हो जाते हैं, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, क्रोमोसोम कहते हैं, गुणसूत्र कहते हैं। तो आप लोगों ने केंद्रक के भाग के बारे में पढ़ा। अब पढ़ेंगे केंद्रक का जो कार्य होता है उसके बारे में पढ़ेंगे कि केंद्रक का कार्य क्या होता है। तो स्टूडेंट हमारा अगला टॉपिक होगा केंद्रक का कार्य। कार्य भी देख लेते हैं। केंद्रक के कार्य, तो इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे केंद्रक का कार्य क्या क्या होता है। तो याद रखेंगे स्टूडेंट्स, केंद्रक कोशिका का महत्वपूर्ण भाग होता है और कोशिका को क्या करता है, कोशिका के अंतर्गत नियंत्रण बनाए रखता है। अर्थात जितनी भी क्रियाएं होती है केंद्रक के कोशिका के अंतर्गत उस पर कंट्रोलिंग करता है। तो इतना याद रखेंगे। जो यह केंद्रक होता है कोशिका का माइंड भी कहलाता है, ब्रेन भी कहा जाता है। तो कोशिका का ब्रेन किसको कहा जाता है, केंद्रक को। तो यहाँ केंद्रक के कार्य अगला हेडिंग है, केंद्रक के कार्य, केंद्रक के कार्य, फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस देखेंगे केंद्रक के कार्य क्या होता है। तो याद रखेंगे केंद्रक को कोशिका का नियंत्रक भी कहते हैं। केंद्रक को कोशिका का नियंत्रक भी कहते हैं, नियंत्रक भी कहते हैं। क्यों कहते हैं आपको पता है, क्योंकि केंद्रक इसमें होने वाली, कोशिका में होने वाली तमाम क्रियाओं को क्या करता है, कंट्रोल करता है। उसी के देख रेख में सारी क्रियाएं कोशिका के अंतर्गत होती है। इसीलिए केंद्रक को कोशिका का नियंत्रक भी कहते हैं। क्योंकि केंद्रक कोशिका की समस्त, क्यों कहा जाता है, तो क्योंकि केंद्रक कोशिका की समस्त जैविक क्रियाओं का क्या करता है, जैविक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। जितनी भी जैविक क्रियाएं होती हैं जैसे रेप्लिकेशन, ट्रांसलेशन, सब न्यूक्लियस के देख रेख में होती हैं, कोशिका द्रव्य में। अगला पॉइंट लिखेंगे, केंद्रक आनुवंशिकता में भाग लेता है। केंद्रक आनुवंशिकता में भाग लेता है, आनुवंशिकता में भाग लेता है।
भाग लेता है क्योंकि केंद्रक में गुणसूत्र पाए जाते हैं, क्योंकि केंद्रक में गुणसूत्र पाए जाते हैं, केंद्रक में गुणसूत्र पाए जाते हैं, पाए जाते हैं। तो आप लोगों ने देखा केंद्रक में गुणसूत्र पाए जाने के कारण यह आनुवंशिकता में भी भाग लेता है। अगला, केंद्रक राइबोसोम का निर्माण भी करते हैं, केंद्रक राइबोसोम का निर्माण भी करते हैं, राइबोसोम का निर्माण भी करते हैं, निर्माण भी करता है। जो केंद्रक होता है वो राइबोसोम का निर्माण भी करता है। और लास्ट पॉइंट लिख लेंगे, केंद्रक कोशिका विभाजन के समय गुणसूत्र की रक्षा करते हैं, केंद्रक कोशिका विभाजन के समय, कोशिका विभाजन के समय, सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन के समय गुणसूत्र की रक्षा भी करता है, गुणसूत्र की रक्षा करता है। तो इतना आप लोग पॉइंट याद रखेंगे, केंद्रक कोशिका विभाजन के समय गुणसूत्र की क्या करता है, रक्षा करता है। तो ये केंद्रक के कार्य हो गए, कार्य भी आप लोग याद रखेंगे। तो केंद्रक के बारे में इतना आप लोगों के लिए काफ़ी है। ऐसा कोई मैटर नहीं बचा है जो आपको इसमें रह गया हो, कोई टॉपिक ना बचा हो। सारे टॉपिक हमने आपके सामने इस भाग में, कोशिकांग के इस भाग में बता रखे हैं। यदि यह टॉपिक आपको पसंद आए, लाइक शेयर कमेंट्स के साथ साथ सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।